तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का रखा गया है, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि वजीरगंज थाना अंतर्गत ग्राम सुढ़नी में जो घटना घटी है वो केवल उस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे जिला के लिए, पूरे राज्य के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। 6 तारीख के रात्रि को एक दलित परिवार के यहाँ, जिस घर में खुशियों का माहौल था, केवल एक जाति आधारित गाना बजाने को लेकर के उसके पूरे परिवार को वर्चस्व रखने वाले, सामंतवादी मानसिकता रखने वाले, जाति मानसिकता रखने वाले कुछ गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा पूरे परिजन को के साथ बर्बरता तरीके से मारपीट किया जाता है। जिस परिजन में खुशियों का माहौल था, जिस घर में उनके परिवार के कई अन्य परिजन बाहर से आए हुए थे, परिवार के रूप में आए हुए थे, उन सभी को भी नहीं छोड़ा गया। लगभग 1 दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल थे और मगध मेडिकल में उनको भर्ती करवाया गया है। अभी भी उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं इलाजरत हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अपराधी तो घटना को अंजाम दे दिए, लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिस वर्दीधारियों के ऊपर, उनके द्वारा जो चूक की गई है, उस चूक के खिलाफ भी मार्मी आवाज उठाने का काम किया था। वो चूक ऐसा है कि जब घटना घटी, परिवार के लोगों ने थाना को फोन किया, सूचित किया। वहाँ के जो थानेदार हैं ओझा गोस्वामी, वो इतना भ्रष्ट और करप्ट व्यक्ति हैं कि वहाँ के आसपास के गांव में बहुत सारे दारू के भट्टी चलती है, उनके लोगों को अपने थाना में बैठा करके दलाली करने का काम करते हैं। कुछ वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बैठा करके दलाली करने का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं। वही लोगों के द्वारा ये भी अपराध को अंजाम दिया गया था। और वजह वही रही कि जब थाना को फ़ोन किया जाता है तो थाना कान में तेल डाल के सोए रहती है। तब ये लोग डायल 112 को फ़ोन करते हैं, जानकारी देते हैं। डायल 112 आती है घटनास्थल पे, और जो गंभीर रूप से घायल होते हैं लोग, उनको 4-5 लोगों को अपने साथ बैठाते हैं और बोलते हैं कि थाना को हम सूचित करते हैं, थाना आकर के आप लोगों को भी ले जाएगा। लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ब्लडिंग हो रहा है, कुछ परिजन को लेकर भी थाना गई है, तो हम लोगों को भी धीरे धीरे ही सही हमें थाना तक, हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। ये लोग अपने घर से निकलते हैं, घर का, गांव का, और वो जो थाना है या जो अस्पताल है वजीरगंज, वहाँ की दूरी जो है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। और वहाँ पे कोई भी साधन संसाधन आवागमन का नहीं है। ये लोग पैदल ही रात में निकलते हैं, सुनसान एरिया है। वहाँ पे थाना को सूचना मिलने के बाद फिर थाना भी आती है, थाना का भी एक गाड़ी आता है और उनके कुछ परिजनों को फिर अपने साथ बैठाता है। गाड़ी में जगह होते हुए भी जो पीड़िता हैं, जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, उनको हाथ पकड़ के उस थाना के कर्मियों के द्वारा उस सुनसान जगह पे सड़क पे उतार दिया जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ कोई घटना नहीं घटी है, तुम घर वापस जाओ। आप समझिए कि आधी रात में सुनसान जगह पे महिला को जगह रहते हुए गाड़ी में आप उतार दिए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि वहां से एक अपराधी के संगत में रहने वाले व्यक्ति जा रहा था। वो देखा कि अनंत पासवान जो पीड़िता के पति हैं, वो अपने परिवार के साथ थाना को जा रहे हैं। तो ये लोग उन अपराधियों को सूचित करता है कि अनंत पासवान अपने परिवार के साथ थाना जा रहा है। इनके अंदर का जो है अहम जाग जाता है कि हम लोग इतना पावरफुल हैं, हमारे अंदर में थाना रहती है, हमारे अंदर में यहाँ के अधिकारी रहते हैं, और इनकी इतनी हिम्मत कि ये लोग जाकर के हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये लोग वहाँ पे आते हैं, ये लोग जब देखते हैं कि वो अपराधी हमारा जानकारी दिया हमारा, तो वो लोग पास के प्लांट में जाकर के छिपने का काम करते हैं, हाथ गोड़ जोड़ते हैं। वहाँ के मुंशी जो रहता है उसको छुपा भी लेता है। ये अपराधी 7 से 8 के संख्या में आते हैं, 10 के संख्या में आते हैं। वहाँ पे खोजबीन करते हैं, नहीं मिलता है तो उस प्लांट तक पहुँचते हैं जहाँ वो लोग छिपे रहते हैं। वहाँ के जो चौकीदार है उसके साथ मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि यहीं छुपा हुआ है। वो चौकीदार भी डर जाता है और गेट खुलने लगता है। तो अनंत पासवान को लगता है कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो उसी घर के पीछे छोटा सा एक कोना है, वहां से कूद करके वो भाग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मारपीट मेरे साथ करेगा,
ये लोग क्या इतना नीचता तक गिर जाएगा कि हमारे पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वो लोग जाते हैं, आनंद पासवान जब नहीं मिलते हैं तो उनके पत्नी के साथ ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करने का काम करते हैं, जैसा कि आरोप उनके पत्नी के द्वारा लगाया गया है। बाय नेम वो बोलते हैं कि 2 व्यक्ति जब मेरे साथ ये घटना को अंजाम दे रहे थे, हम होश में थे, उसके बाद हम अचेत हो गए, फिर हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने मेरे साथ क्या किया। जब ये पूरे घटना करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं धमकी दे करके कि अगर किसी को कहा तो तुम्हारी बच्ची के साथ भी यही काम हम करेंगे और तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। तो वो जो चौकीदार है वो भी इसको बाहर निकाल करके छोड़ देता है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमारे साथ भी मारपीट हुआ, हमें भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। वो डर से उनको बाहर निकाल देता है। वहां से ये किसी भी प्रकार से कर करके जो है रोड पे आते हैं, मेन रोड पे, जहाँ पे डायल 112 हमेशा खड़ी रहती है। डायल 112 से रिक्वेस्ट करती है कि हमें कहीं पहुंचा दीजिए। तो वो महिला को, जिनको अस्पताल ले जाना चाहिए या थाना ले जाना चाहिए, डायल 112 भी गलती वहां करती है और उनके परिजन को संपर्क करके उससे नंबर लेकर के उसके घर पहुंचाने का काम करती है। कहना तो आप चाहते हैं ऐसे बात करके, हमारी मानसिकता एकदम सीधा था कि परिवार को न्याय मिले, जो भी अपराधी होंगे उनको सजा मिले और इसमें जो वहां के अधिकारी की संलिप्तता है उन पे भी कार्रवाई हो। हमारा पूर्ण रूप से उद्देश्य हमारा यही था। आज भी वहां के लोगों के द्वारा हमें धमकी दिया जा रहा है। वहां के जो सरपंच है वो वहां के समाज में जा जाकर ये बताने का काम कर रहे हैं कि देखो कैसे पासवान लोग एक होकर के यहाँ पे फंसाने का काम कर रहा है। अरे हम लोगों ने क्या किया? केवल वहां पे पासवान मिलने गया है? पूरे समाज के लोग गए हैं जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो न्याय में यकीन रखते हैं, जो समता समानता बंधुता में यकीन रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि ऐसे अपराध किसी और बहन बेटी के साथ न घटे, वो सभी वहां गए थे। किसी जात के लोग वहां नहीं गए थे, वहां गया जिला के तमाम वो लोग गए थे जो सामाजिक के लोग हैं। और वहां पे ये भी किया गया कि हम जाने से पहले एसएसपी साहब को फोन किए कि हम वहां पे जाने वाले हैं, हमारे नेता जाने वाले हैं, आप सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए एस्कॉर्ट करने का काम करें, आप अपना प्रशासन के कुछ लोगों को भेजने का काम करें। लेकिन वहां से जो हमें नंबर मिला डीएसपी साहब का, लाइन डीएसपी का, उनसे भी हमने संपर्क किया। उन्होंने कहा थाना को बोलिए, थाना को भी हमने सूचना दिया। थाना अगले दिन तक, जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन तक कह रहा है कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, हम खुद आ रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं आए। 1.5 घंटा के बाद वहां आते हैं। आप बताइए, हम लोगों का अगर गलत मानसिकता होता तो क्या हम सूचना देकर जाते? क्या हमारे हाथों में लाठी डंडा नहीं होते? इस प्रकार का कोई नहीं है। वहां पे आप जातीय दंगा भड़काने का काम आप कर रहे हैं, ऐसा मानसिकता नहीं रखें। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी के साथ भी घटना होता है, भीम आर्मी के लोग उन गरीब के साथ, मजलूमों के साथ, उस पीड़िता के साथ, पीड़ितों के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का काम करता है और ये हमेशा से करता रहा है। आप सभी को अगर जानकारी नहीं हो तो एक जानकारी हम देने का काम करेंगे कि आरा में नरसंहार हुआ था यादवों का। 5 लोगों पे गोली चलाया गया था तथाकथित कहे जाने वाले सवर्णों के द्वारा। वहां पे जाकर के भीम आर्मी न्याय लड़ने का काम किया, न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, जब इनका जात के आधार पर राजनीति करने वाले कोई लोग वहां नहीं गए थे, कोई नेता नहीं गया था। तो समझिए हम लोग क्या केवल एक जात के लिए लड़ने वाले लोग हैं? पालीगंज में, पटना में यादव परिवार पे हमला हुआ, सबसे पहले वहां पे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पीएमसीएच में पहुंचते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या हम लोग केवल एक जाति विशेष के लोग हैं? क्या हम लोगों का ये उद्देश्य है दंगा करवाने का? ये बात बार बार जो लाया जा रहा है, हमारे साथ भी बात हुई, उस रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें भी आप यही सुने होंगे। कल जो वहां के लोगों के द्वारा पीसी किया गया उसमें भी यही कहा जा रहा है कि इनकी मानसिकता जो है दंगा भड़काने की थी। हम बार बार बोल रहे हैं, हमारी मानसिकता केवल ये है वहां शांति व्यवस्था स्थापित हो, परिवार को न्याय मिले, वो जो भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, उसको सजा मिले, संवैधानिक तरीके से सजा मिले, और अधिकारियों को जो जिसकी लापरवाही के वजह से ये घटना घटी है, जिसकी अपराधियों के संरक्षण के वजह से ये घटना, बड़ी घटना घटी है, उसमें अपराधियों को भी बराबर का सजा मिले। और एसपी साहब से हम आखिरी बार यह रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि मिल करके भी उनसे किया है और आपके माध्यम से भी करना चाहेंगे कि आखिरी 7 दिन जो आपको दिया गया है, इस बीच में अगर हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है
उन अधिकारियों को आप सस्पेंड नहीं करते हैं और जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनको आप तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं। डीएसपी साहब जो आवेदन लिए हैं, बयान लिए हैं महिला के, उस बयान में देखिए क्या गड़बड़ी किया गया है कि एक धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है 70 के 1 में। वो महिला SC/ST से आती है, उस महिला के साथ उसके जात के आधार पर शोषण हुआ है, आपने SC/ST एक्ट नहीं लगाया। उसके साथ मारपीट हुआ है, आज भी वो महिला इलाजरत है, उसमें आप 109 नहीं लगाए हैं। उस महिला को धमकी दिया गया है, उसमें आप धमकी का मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये क्या दोगलापन है? क्या इस देश में गरीबों के लिए अलग से कानून व्यवस्था है? क्या BNS का धारा अलग से बनाया गया है वंचित शोषित समाज के लिए? क्या दलितों के लिए अलग से कानून व्यवस्था बनाया गया है? BNS का धारा अलग से लगाया जाएगा? ये सवाल है हमारा SSP साहब से। आप ऐसे अधिकारियों पे भी नकेल कसे, नहीं तो भीम आर्मी बाध होगी सड़क पर उतरने के लिए। और ये इस बार जो है कोई बर्दाश्त नहीं होगा SP साहब, कोई बर्दाश्त नहीं होगा। और उन अपराधियों से भी हम कहेंगे, और वो जो धमकी देने वाले लोग हैं, भाई आपको बात करना है तो सामने आकर के बात कर लीजिए, मिल बैठ करके बात करेंगे। हम लोग एक जगह के रहने वाले लोग हैं, एक समाज के लोग हैं। आप जब आपको लगता है आप हमको आह्वान कीजिए, हम लोग एक साथ बैठ करके बात करेंगे। लेकिन ये जाति आधारित जो है संरक्षण देने वाला काम ना करे, ये जातिवादी मानसिकता फैलाने वाले काम नहीं करें। हम लोग सभी की लड़ाई लड़ते हैं और सभी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप पे भी कोई आघात होगा, आपके साथ भी कोई घटना होगा, तब भी भीम आर्मी के लोग, ये नीला पट्टे वाले लोग आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़े होंगे।